जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। आज हम लोग अपने टॉपर्स बैच जो क्लास 10th की मैथमेटिक्स है उसमें अपना पॉलिनोमियल्स जो कि एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। इसमें इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले एनसीईआरटी का जो अपना टॉपिक लिया हुआ है पॉलिनोमियल्स, इसके बेसिक को जानेंगे, इसके इंट्रोडक्शन को। ठीक है। इसमें फिर इसकी डिग्री कैसे निकाली जाती है, इसके क्या क्या टाइप्स हैं, ज़ीरोज़ कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद इनका जो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। देन उसके बाद उस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो आ जाइए, आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। आ जाइए। देखिए सबसे पहले बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की। तो क्या होता है पॉलिनोमियल्स। ठीक है। पॉलिनोमियल्स एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है जिसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसमें हमारा वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं, और क्या होता है उनकी पावर्स होती हैं और ऑपरेटर्स होते हैं। इन सारे कलेक्शंस से जो हमारा एक एक्सप्रेशंस बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं इनके टर्म्स की बात करते हैं। एक सेकंड, मैं माइक को सेट कर लूँ थोड़ा सा। ठीक है। ये होती है पॉलिनोमियल्स। ठीक है ना। एक रिप्रेजेंटेशन होता है, एक्सप्रेशंस। अच्छा, एक चीज़ आप लोग जानते होंगे कि ये जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस, ये क्या होती हैं। जैसे अगर कोई चीज़ मान लो मैं इस तरह से लिख दूँ ax प्लस बी इज़ इक्वल टू 0, तो अगर यहाँ पे इक्वल का साइन लग गया है बीच में, ये जैसे यहाँ पे मैंने इक्वल का साइन लगाया हुआ है ना, तो अब ये बोला जाएगा इक्वेशन। ठीक है ना। अगर केवल मैं ऐसे लिख देता हूँ ax प्लस बी, ये बस इतना छोड़ देता हूँ, तो इसे बोला जाता है एक्सप्रेशंस। ठीक है ना। तो ये इक्वेशन और एक्सप्रेशंस हो गई। अब आता है टर्म की बात कर लेते हैं। ठीक है ना। जैसे अगर मैं एक कोई एक्सप्रेशन लिख देता हूँ आपके सामने, 2x प्लस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, या एक हमने ये इक्वेशन लिख दी। ठीक है ना। अब इसमें आप लोगों ने 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा, वहाँ पे बताया जाता है टर्म। तो ये जो बीच में ऑपरेटर्स लगे हुए हैं, जैसे ये प्लस ऑपरेटर लगा हुआ है, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, तो ये जो प्लस के पहले ये सारा चीज़ आ रही है ना, इसे बोला जाता है एक टर्म। तो ये एक टर्म हो गई, और ये एक बीच में इन साइन के बीच में एक आ गया, ये दूसरा टर्म हो गया, ये तीसरा टर्म हो गया। तो ये होती हमारी टर्म्स होती हैं। ठीक है ना। आई होप टर्म के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए, ये टर्म पहचान गए। अब टर्म में से कोई सा भी एक टर्म मान लो हमने उठा लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया एक 2x, एक ये टर्म ले लिया। अब इसमें कौन सा कांस्टेंट है, कौन सा वेरिएबल है, उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है। तो जो ये नंबर वाली चीज़ें होती हैं, न्यूमेरिक वैल्यू होती हैं, जैसे ये 2 लिखा हुआ है ना, जो फिक्स वैल्यूज होती है नंबर्स वगैरह, इन्हें बोला जाता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट। ठीक है ना। ठीक। और ये जो एक्स वाई या जेड टी, देखिए इन्हें बोला जाता है क्या, वेरिएबल। वेरिएबल। ठीक है ना। वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि ऐसा टर्म, ऐसा अल्फ़ाबेट जिसमें हम इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए उसकी अलग अलग वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है ना। हम चाहें तो x को 1 रख दें, 2 रख दें, 3 रख दें, मतलब कि जिसकी वैल्यू बदलती रहती है उसे हम लोग बोलते हैं वेरिएबल बोलते हैं अपना। ठीक है ना। इसको कई सारे अल्फ़ाबेट से, जैसे वेरिएबल की अगर बात करें, वेरिएबल इसको बहुत सारे अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स से, वाई से, टी से, कहीं कहीं आपको एस भी देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे क्या लिए जाते हैं, हमारे वेरिएबल्स लिए जाते हैं। ठीक है ना। तो वेरिएबल के पहले जो कुछ होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। अच्छा, एक चीज़ यहीं पे मैं और आप लोगों के साथ क्लियर कर देता हूँ कि जैसे अगर सपोज दैट यहाँ पे मैं लिख दूँ 2x² माइनस का 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक ये अपने पास इक्वेशन है, अलजेब्रिक इक्वेशन है। ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें x का कोफिशिएंट क्या होगा, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है ना। तो अगर आपसे x का कोफिशिएंट मैंने पूछा है ना, तो अब आप केवल ये नहीं बोलोगे कि केवल इसके पहले जो नंबर 3 है, ये नहीं, आपको -3 के साथ बताना पड़ेगा। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो -3 आएगा। ठीक है ना। और यहाँ पे अगर मैं पूछता हूँ कोफिशिएंट ऑफ x², तो ये हो जाएगा, इसके पहले केवल 2 है ना, तो 2 लिखा जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि जैसे
कोई भी पॉजिटिव नंबर है तो उसके पहले साइन को लिखना इतना मैंडेटरी नहीं होता है, लेकिन अगर कोई नेगेटिव नंबर है तो उसके पहले जो उसका साइन होता है नेगेटिव का, उसको लिखना मैंडेटरी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप जान गए वेरिएबल के बारे में और कांस्टेंट के बारे में। ठीक है, अब देखिए एक कोफिशिएंट समझ गए। कोफिशिएंट क्या होता है? किसी भी वेरिएबल के पहले जो भी चीज़ें लिखी हुई होती हैं उन्हें हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं अपना। ठीक है, ये चीज़ें हमने समझ लिया, टर्म जान गए। ठीक है ना। अब देखिए इन टर्म के बेसिस पे पॉलिनोमियल के कई सारे टाइप होते हैं। यहाँ पे मैंने हेडिंग बना रखा है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ दियर टर्म्स। ठीक है ना। तो टर्म्स के बेस पे पॉलिनोमियल को कैसे डिफाइन किया जाता है? जितनी टर्म होती है उसी के अकॉर्डिंग उनके नाम रखे जाते हैं। ठीक है, तो एक बार इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे मान लो अगर कोई मेरे पास सिंगल टर्म मिल गया, मैं लिख दिया यहाँ पे मान लो 2x केवल, तो ये हो गया कितने टर्म है इसमें? वन टर्म है। ठीक है ना। तो वन टर्म वाले का जो नाम लिखा जाता है इसे बोला जाता है मोनोमियल। ठीक है, मोनो का मतलब होता है एक। ठीक है ना, तो इससे याद रखना मोनोमियल इसे बोला जाता है। तो जिस भी क्वेश्चन या एक्सप्रेशंस में जिस भी पॉलिनोमियल में, ये मैं रब कर देता हूँ, थोड़ी सी स्पेस मिल जाएगा हमें लिखने के लिए। ठीक है ना। जिस भी इसमें पॉलिनोमियल में केवल वन टर्म मिलेगा उसको आप लोग क्या नाम दोगे? मोनो। वन का मतलब होता है मोनो, तो उसे हम लोग बोलेंगे मोनोमियल। ठीक है ना। अगर यहीं पे मान लो ये अपने पास एग्जांपल आ जाता है 2x² प्लस 3x, इस तरह से केवल लिख दिया मैंने। तो अब इसमें बताइए टोटल टर्म कितने हो गए? ध्यान से देखिए, एक टर्म ये हो गया, ये साइन ही डिसाइड करता है। साइन के एक लेफ्ट में टर्म आ गई और प्लस साइन के एक राइट में टर्म आ गई। ठीक है, तो टोटल टर्म इसमें कितने काउंट हो गए? 2 हो गए। तो 2 टर्म वाले को बोला जाता है बाई वर्ड यूज होता है 2 के लिए, तो बाइनोमियल इसे बोला जाएगा। ठीक है ना, बाइनोमियल हो गया ये हमारा। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा फोटो को इधर शिफ्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा अब यहीं पे अगर हमारा कोई इक्वेशन मिलता है जिसमें 3 टर्म आ जाते हैं, मान लो 3x³ प्लस 2x² प्लस 1x, या केवल x, 1x को x से केवल लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे केवल x आ जाता है। तो इसमें देखिए टर्म की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 टर्म हो गई, तो इसे बोला जाता है ट्राइनोमियल। ठीक है, ये तीनों वर्ड याद रहेंगे। ये किसके बेसिस पे हमने बंटवारा किया इसका? इनके टर्म के आधार पर। टर्म के बेसिस पे क्या क्या हो गए? मोनोमियल एक टर्म के लिए, 2 टर्म के लिए बाइनोमियल, 3 टर्म के लिए हमारे क्या हो गए? ट्राइनोमियल हो गए। ठीक है, इतना बेसिक आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आ जाइए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, आगे के टॉपिक्स देखते हैं। अब देख लिए, अब हम बात कर लेते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। वैसे ये बेसिक चीज़ें थोड़ा बहुत आप लोगों ने 9th क्लास में भी देखा होगा, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमने बताया कि कोई भी एक्सप्रेशंस होता है उसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं? कोफिशिएंट और वेरिएबल। तो ये जो डिग्री होती है ना, वेरिएबल के जो एक्सपोनेंट होता है, जो पावर होती है मैक्सिमम, उसे ही बोला जाता है उसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे मैं आप लोगों के सामने एक पॉलिनोमियल अगर लिख देता हूँ, मान लो 2x³ प्लस 5x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये एक कोई रैंडम मैंने इक्वेशन ले लिया अपनी। ठीक है, अब मैं आपसे इसमें पूछूं कि वेरिएबल की पावर बताओ, तो पहले टर्म में ये जो टर्म है इसमें वेरिएबल की पावर कितनी हो जाएगी? v पावर लिख देता हूं मैं। इसमें वेरिएबल की पावर 3 हो गई इस वाले में। सेकेंड टर्म जो है इसमें वेरिएबल की पावर की बात करें तो 2 हो गई। इसमें देखिए, अच्छा जिसका अगर कोई x लिखा है इसके ऊपर कोई भी पावर नहीं लिखी हुई है। ठीक है, कोई भी अगर पावर नहीं लिखी है तो उसकी पावर 1 मानी जाती है। ये बात आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक है ना, तो जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। गॉड 1 होता है ना, तो ऐसे याद रखो कि जिसका कोई पावर नहीं है उसको क्या बोला जाता है? एक पावर होती है। तो यहाँ पे x का कोई पावर हमें नहीं दिख रहा है, तो अज्यूम करके चलो कि ये 1 है यहाँ पे। तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी कितनी हो जाएगी? सॉरी, पावर हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी। अब देखिए जहाँ कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे कोई पावर नहीं है, तो इसकी पावर को 0 लिया जाता है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया अपने सारे टर्म में क्या क्या पावर है, 3 2 1 और 0। तो अब मुझे बताओ इन चारों पावर में सबसे मैक्सिमम पावर कौन सी है? तो सबसे मैक्सिमम पावर हमें देखने को मिल गई कौन सी? 3।
तो इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री जो है 3 बोली जाएगी। तो डिग्री जो है ऑफ पॉलिनोमियल ये हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया कि किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है उस पॉलिनोमियल के वेरिएबल के सबसे हाईएस्ट पावर को हम लोग उसकी डिग्री बोलते हैं, ठीक है ना, हाईएस्ट पावर को। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आई थिंक आप लोगों को। डिग्री क्या होती है? किसी भी वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ, बताओ 2x + 1 = 0। अगर मैं इससे पूछूं कि इसकी डिग्री क्या होगी, तो इसकी डिग्री हो जाएगी, इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है, तो इसकी डिग्री आ जाएगी 1। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इसके टाइप्स। ठीक है, जिसमें पॉलिनोमियल, द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। अभी तक हमने किसके बेस पे देखा था, टर्म के बेस पे देखा था इसके टाइप को। अब हम लोग इसके टाइप को देख लेते हैं, पॉलिनोमियल के टाइप को किसके बेस पे, डिग्री के बेस पे। आ जाइए, एक सेकंड। ठीक है, ये रहा। देखिए पहला इसका टाइप जो होता है, अगर मान लो किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है, डिग्री किसके इक्वल है, 0 है, तो इसको बोला जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये वर्ड पे सुनने पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं लिखना रह भी जाता है। ठीक है ना, तो अगर मैक्सिमम डिग्री 0 मिल गई तो उससे क्या बोलोगे आप, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 0 भी एक तरह का पॉलिनोमियल होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये भी बात याद रखना, कई बार पूछ लिया जाता है। ये बात होगी। अच्छा, दूसरी बात, अगर किसी भी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर, या मीन्स पॉलिनोमियल की डिग्री 1 आ जाती है, मान लो 3x + 2, एक ये एक्सप्रेशन है, इसमें मैक्सिमम डिग्री कितनी है, सॉरी इसकी पॉलिनोमियल का पावर कितनी हो जाएगी, पावर देखिए यहाँ पे x की पावर मैक्सिमम कितनी है, 1 है, तो यही इसकी डिग्री हो जाएगी। तो डिग्री आ गई इसकी कितनी, 1। तो जब किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है तो उसे हम लोग कौन सा पॉलिनोमियल बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ये याद रखोगे। 0 डिग्री मतलब कांस्टेंट, 1 डिग्री मतलब लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है ना। अब हम थर्ड वाला टाइप देख लेते हैं इसका। अगर कोई वेरिएबल हमें पॉलिनोमियल मिलता है जिसकी मैक्सिमम डिग्री मतलब जिसकी डिग्री 2 है, तो उसको क्या बोला जाता है, लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक उसे बोलेंगे। जैसे 3x² + 2x + 1 = 0, एक ये अपने पास पॉलिनोमियल है। ठीक है ना, तो इसमें देखिए मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, डिग्री = 2 हो गई। तो इसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये याद रखोगे। और तीसरा आता है क्या, ये चौथा टाइप हो जाएगा। अगर डिग्री हमारी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो जाती है तो उसे बोलते हैं क्यूबिक। ठीक है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे मान लो 2x की पावर 3 + 1, मान लो 5x² + 2x + 1 = 0। तो इसमें मैक्सिमम पावर कितनी देखने को मिली है, 3, तो इसकी डिग्री जो आ गई कितनी आ गई, 3। तो 3 डिग्री वाले को बोला जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना। अच्छा, वहीं पे अगर 4 डिग्री आ जाती है ना, x की मैक्सिमम पावर 4 हो जाती है, तो उसे बाई क्वाड्रेटिक बोला जाता है। वैसे आपके सिलेबस में ये है नहीं, क्यूबिक तक आपको याद रखना है। ठीक है, तो आप लोग ये टाइप समझ गए होंगे कि अगर हम लोग डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल को बांटें तो कितने टाइप में बांट पाएंगे। पहला कांस्टेंट, कब, जब डिग्री कितनी हो, 0। दूसरा लीनियर पॉलिनोमियल, कितना, जब डिग्री हो इसकी 1। तीसरा टाइप क्या है, क्वाड्रेटिक, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 2 है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा क्यूबिक, उसमें मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 3 होती है। बाई क्वाड्रेटिक में 4 होती है। ठीक है, इतनी बातें आप लोग याद रखोगे। अब हम आ जाते हैं ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए इसके कई जगह सिनोनिम्स पूछ लिए जाते हैं, ज़ीरोज़ बोल दे आपसे, या सॉल्यूशन बोल दे, या वैल्यू बोल दे, इनके कई सारे नाम होते हैं। देखिए पहला तो ज़ीरोज़ हो गया, वैल्यू भी बोल देता है कहीं कहीं,
कहीं कहीं सॉल्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है ना, या फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल भी कहा जाता है। तो इन सब का मीनिंग होता है कि पॉलिनोमियल को सॉल्व कीजिए और जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को फाइंड कर लीजिए। ठीक है, क्या समझे आप लोग? जीरोज़ का मतलब कि पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद उसमें जो वेरिएबल है मतलब एक्स या वाई जो भी चीज़ें हैं उनकी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। ये हमारा होता है जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। तो इनके स्टेप्स देख लेते हैं, इनका सॉल्व कैसे किया जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आप लोग इसको भी देख सकते हैं। कह रहा है टू सॉल्व अ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम क्या करोगे आप, फर्स्ट राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी हम स्टैंडर्ड फॉर्म आपको लिखवा देते हैं क्या होता है, ठीक है ना। सबसे पहला काम क्या होगा, हमें उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। फिर क्या कह रहा है, वंस इट इक्वल टू जीरो, उसके बाद उस पूरे स्टैंडर्ड फॉर्म को जीरो का इक्वल दिखा देना है। फिर क्या कह रहा है, फैक्टर इट एंड देन सेट ईच वेरिएबल फैक्टर इक्वल टू जीरो। उसके बाद उस पॉलिनोमियल को क्या करना है, फैक्टर कर लेना है। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे आप लोगों को। उसका क्या कर लेंगे हम लोग, फैक्टर निकाल लेंगे और हर एक फैक्टर को जीरो के इक्वल रख देंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म आपको दिखा देता हूँ। जैसे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनता है वो बनता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है ना, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इस तरह से देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अगर मान लो कोई पॉलिनोमियल आपको दे देता है इस फॉर्म में नहीं है, जैसे पहला टू सॉल्व पॉलिनोमियल फर्स्ट राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब होता है ना, आप पावर के घटते मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना। सबसे पहले आपको लिखना होगा मैक्सिमम पावर, फिर उससे कम वाली पावर, फिर एकदम जीरो वाली पावर पे आना है। इस तरह से लिखा जाता है इसको, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अभी आगे जब मैं क्वेश्चन लूँगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी बातें। आज ये आगे के टॉपिक देख लेते हैं क्या क्या है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है आप लोगों को पहली एक्सरसाइज में जो दे रखा है उसमें ग्राफ से रिलेटेड दे रखा है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि ग्राफ से कैसे सॉल्यूशन निकलता है। जैसे आपके सामने कोई पी एक्स कोई फंक्शन दे रखा है इन द फॉर्म ऑफ एक्स, वाई इक्वल टू पी एक्स अगर दे रखा है, ठीक है ना। तो y का फंक्शन है पी एक्स में, तो इसमें क्या करना होता है, आपको एक ग्राफ दिया होगा या फिर आपको ग्राफ बनाना पड़ता है। तो इस तरह से एक ग्राफ बनाइएगा, ठीक है। तो ये जो हॉरिजेंटल लाइन होता है इसे बोलते हैं हम लोग एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये जो वर्टिकल लाइन होती है इसे बोलते हैं हम लोग वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये दो एक्सिस हो गए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जहाँ पे दोनों एक्सिस कट करते हैं इसे हम लोग बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। इसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0। ये चीज़ें आप लोग 9th में भी पढ़े होंगे, ठीक है ना। इधर की चीज़ें नेगेटिव होती हैं, इधर की पॉजिटिव होती हैं। तो पहले हम अपने कंटेंट पे बात कर लेते हैं कि इससे पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन कैसे मिलता है। आप एक बात मेरे ध्यान से सुनो, जब कहेगा कि पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन ग्राफिकल फॉर्म में, तो आपको ना एक ग्राफ देगा। अगर वो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उस पॉलिनोमियल के उतने ही सॉल्यूशन होंगे, ठीक है ना। जैसे मैंने एक कोई ग्राफ ले लिया, ये सीधा ड्रॉ कर दिया, कुछ नहीं किया हमने, अभी ये सीधा सीधा हमने ड्रॉ कर दिया। अब अगर मैं पूछूं कि इस ग्राफ के लिए पॉलिनोमियल के कितने सॉल्यूशन आएंगे या कितने ज़ीरोज़ आएंगे, तो अभी मैंने क्या बोला कि जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेंगे, तो एक्स एक्सिस तो हमारी ये है, ये लाइन तो कहीं पे भी नहीं कट किया ना एक्स एक्सिस को। जब कहीं नहीं कट किया तो इसके जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसने तो कट ही नहीं किया है। हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि जितनी बार कट करे, ठीक है। तो अगर मैं यहीं पे ये ग्राफ बना देता हूँ, ये ले लिया, ठीक है, ये हमारा एक ग्राफ है। अब इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछूं कि कितने ज़ीरोज़ हैं, तो देखिए कितनी बार कट किया है एक्स एक्सिस को, एक बार, दो बार, यहाँ पे तीन बार। अभी इसको मत काउंट करना, ये तो वाई एक्सिस है। यहाँ पे तीन बार, एक यहाँ पे चार बार। तो इस फंक्शन के लिए जो जीरोज़ आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, एक दो तीन चार आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बातें आप लोगों को याद रखनी है कि जितनी बार कट करे। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दो, कई बार कट नहीं करता, केवल टच करके जाता है तो भी वो सॉल्यूशन होता है। जैसे मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ, ये ग्राफ है, ठीक है।
अब यहाँ पे एक ग्राफ मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे टच किया, यहाँ पे दो जगह टच करके गया, तो अब इसका जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होगा, ज़ीरोज़ या फिर सॉल्यूशन, वो कितने होंगे, एक तो यहाँ पे मिल जाएगा और एक यहाँ पे मिल जाएगा, तो टोटल दो होंगे, ठीक है ना। तो चाहे वो एक्स एक्सिस को टच करके जाए चाहे कट करके जाए, वही उसके ज़ीरोज़ बोले जाते हैं। आई होप ये बातें भी आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो यहाँ तक बात हो गई हमारी ग्राफिकल का। अभी इस पे क्वेश्चन भी है, वो भी बता दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं अपने। अच्छा, अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर का। इसमें क्या देखना होता है, हमें रिलेशनशिप देखना होता है किसके किसके बीच में, जो हमने ज़ीरोज़ निकाले हैं, एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ याद रखो, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले हम लोग क्वाड्रेटिक की ही बात करते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती कैसे है। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू जीरो ले लो, या फिर ऐसे ही रख दो, एक्सप्रेशन में ही रख दो। इसे बोला जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो गया, ठीक है। इसमें एक इसको रिप्रेजेंट करता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को, ठीक है ना। तो ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी जो होता है ये कांस्टेंट टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म होती है, ठीक है। इतनी बातें आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ ये देखो, किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी मैक्सिमम डिग्री होती है उतने ही मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू किसके बराबर होते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री के बराबर, ठीक है ना। इक्वल टू मैक्सिमम डिग्री ऑफ, सॉरी, या मैक्सिमम पावर, या डिग्री लिखो सीधा, डिग्री तो मैक्सिमम पावर ही होती है ना। यहाँ पे लिखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो कितने, अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है कि इसमें कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हैं या कितने जीरोस पॉसिबल हैं, तो उसकी डिग्री के बराबर, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ लिख दूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो इसके कितने जीरो जा सकते हैं, मैक्सिमम दो आ सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, दो है। तो ये हो गया। अब एक बात याद रखना कि इन्हीं जो डिग्रीज़ है, जो सॉल्यूशन है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके दो सॉल्यूशन निकलते हैं, क्योंकि उसकी मैक्सिमम पावर दो है, और दोनों के अलग अलग नाम दिए गए हैं। एक का नाम होता है अल्फ़ा, एक का नाम होता है बीटा, ठीक है ना। इसका बहुत इंपॉर्टेंट इस्तेमाल है, इसलिए बता रहा हूँ। अब अगर आप लोगों को नहीं पता अल्फ़ा क्या होते हैं, बीटा क्या होते हैं, तो ये कुछ नहीं है, जैसे अपने यहाँ ABCD पढ़ा जाता है, ABCD हम लोग पढ़ते हैं ना, वैसे ही ग्रीक में क्या पढ़ा जाता है, अल्फ़ा बीटा गामा साई थीटा फाई, इस तरह से लेटर पढ़े जाते हैं। वहाँ से उठा करके बस इसे रिप्रेजेंट करने के लिए रख दिया गया है। इससे घबराने की कोई बात नहीं है कि अल्फ़ा बीटा क्या होते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें हो गई। अब इसमें रिलेशन आपको याद रखना है। कैसे याद रखोगे, देखो पहला क्या है, सम ऑफ रूट्स। देखो मैंने बताया ना, जीरोज़ का ही दूसरा सिनोनिम्स होता है रूट्स भी, ठीक है। तो अगर सम ऑफ रूट्स की बात करें तो क्वाड्रेटिक में कितने, यहाँ पे देखिए ये दे रखा है, ये हमारे यहाँ लिख देता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, ठीक है ना। इसके ज़ीरोज़ का सम पूछा है आपसे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, मैंने बताया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरोज लेने हैं आपको, एक को अल्फ़ा मानना है, एक को बीटा मानना है, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, कॉफिश माइनस बी बाई ए, माइनस बी, ये फार्मूला याद रखना, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो बी किसको रिप्रेजेंट करता है, तो बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ लिखिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ हो गई। और एक चीज़ आपसे ये पूछा जाता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो आपके पास दो रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा, इनके गुणनफल क्या होंगे, इनके प्रोडक्ट क्या होंगे। तो प्रोडक्ट जो होता है कांस्टेंट टर्म, ये वाला सी अपान फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो सी अपान ए हो जाता है। फार्मूला क्या याद रखोगे, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये फार्मूले आपको याद रहेंगे। एक बार मेरे साथ बताइए, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए,
बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बताइए क्या होता है, सी अपॉन ए। ठीक है, सी क्या है कांस्टेंट टर्म, ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ तक चीज़ें आप लोग समझ गए। अब हम लोग थोड़े से एक आधी क्वेश्चन कर लेते हैं, इस वीडियो को फिर समाप्त करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा नहीं तो लॉन्ग हो जाएगी। मैं मैक्स टू मैक्स 30 मिनट की वीडियो शूट करता हूँ। ठीक है, अब ये आ गया, जैसे ये आपके पास क्वेश्चन है, कह रहा है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स, एक ग्राफ दे रखा है y इक्वल टू पी एक्स के फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए अगर x लिखा रहेगा तो आपको x एक्सिस को चेक करना होता है। अगर मैं लिख दूँ x इज इक्वल टू पी वाई ना, तो आपको y की बात चेक करनी पड़ती है कि y पे ग्राफ कट करना चाहिए। ठीक है, अब क्या कह रहा है, आर गिवन इन द फॉलोइंग फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज पी एक्स इन ईच केस, हर केस में आपको जीरोज फाइंड करना है। तो देखिए एक ये ग्राफ दिया हुआ है, इसमें देखिए ये ग्राफ कहीं पे कट कर नहीं रहा है एक्स एक्सिस के, तो इसको जो जीरोज हो जाएंगे वो तो जीरो आ जाएगा, कोई भी जीरोज नहीं आएगा, शून्य आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, ये ग्राफ गया हुआ है ये ग्राफ, तो यहाँ पे केवल एक जगह कट कर रहा है, तो इसका जो सोल्यूशन आ जाएगा नंबर ऑफ जीरोज ये 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है, एक तो यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है, 3 जगह कट कर रहा है ना, तो इसका नंबर ऑफ जीरोज कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीज़ें आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम लोग वीडियो को ख़त्म कर लेंगे अपने। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट वीडियो लेंगे, उसमें हम लोग केवल और केवल क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे पॉलिनोमियल के। आज हमने कॉन्सेप्ट पे बात किया है। ठीक है, ये देखिए आपके सामने कई सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, जिसमें क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में आपको वेरीफाई भी करना है रिलेशन को, मतलब एक तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा आपको निकालना है कि माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है, दूसरा निकालना है अल्फ़ा इंटू बीटा कि ये सी बाई ए के इक्वल होता है। ये दोनों चीज़ वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो बताइए कौन सा वाला मैं सॉल्व करूँ जो आप लोगों को टफ लग रहा हो। तो मैं ये थर्ड थोड़ा सा अलग देखने को मिल रहा है, इसमें बहुत चीज़ें आप लोग सीख पाओगे। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। स्टेप्स मैंने लिखे हुए थे। सबसे पहला स्टेप क्या था कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब होता है पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना। तो सबसे बड़ी पावर ये है, तो पहले ये लिखेंगे 6x स्क्वायर, उससे छोटी पावर 1 होती है तो फिर लिखेंगे विद साइन माइनस 7x, फिर जीरो पावर वाली -3। अब इसको लिख लेते हैं इक्वल टू के 0 के। ठीक है, ये हो गया। यहाँ तक आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी। अब क्या करते हैं, ए और सी को प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो 6x स्क्वायर इंटू -3 कितना आ जाएगा 18 माइनस का 18x स्क्वायर। अब हमें करना क्या होता है कि को दो ऐसे नंबर लेने होते हैं जिनका प्रोडक्ट जो है -18 आ जाए और सम जो है -7 आ जाए। तो वैसे तो ये जो है 18 का फैक्टर करके निकाला जाता है, जैसे 2 निमा और 3 3 3 3 1, ये फैक्टर करके। तो आपके जो नंबर आ जाएंगे वो दोनों, एक तो 9 आ जाएगा और एक 7 आ जाएगा। अब बस हम साइन का ध्यान देते हैं। देखिए इसको लिखेंगे कैसे, 6x स्क्वायर, इसको लिखिए -9x। ठीक है, इसको लिखिए आप लोग माइनस का 3 3 जा 9 यहाँ हो गया और ये 2 बचा हुआ है, तो यहाँ पे प्लस का 2 लगाइए 2x। क्यों ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि देखिए जब -9 में से 2 चला जाएगा तो हमारे पास -7 आना चाहिए, तो ये यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को प्रोडक्ट भी करिए, -18x स्क्वायर आना चाहिए, तो माइनस प्लस माइनस आ गया, 9 2 जा 18 आ गया और x इंटू एक्स स्क्वायर आ गया, तो मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। और यहाँ पे लिख दीजिए -3। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करते हैं, इन दोनों में से कुछ कॉमन जो है निकाल लेते हैं और इन दोनों में जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो बताइए 6 और 9 में क्या कॉमन होता है, 6 और 9 में 3 कॉमन होता है, और यहाँ x स्क्वायर और x में क्या कॉमन होता है, x कॉमन होता है। तो 3x कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा कितना आपके पास, यहाँ पे बच गया 3x और माइनस यहाँ पे बच गया केवल 3, सॉरी यहाँ पे 2 बच जाएगा, क्योंकि 6 को जब 3 से डिवाइड किया जाता है तो 2 आता है। यहाँ पे आपका बच गया 2x माइनस का कितना बच जाएगा, 9 में से 3 चला गया, 3 से मतलब अगर कॉमन लेने का मतलब होता है इसमें डिवाइड करना, 9 को 3 से डिवाइड किया तो 3 बच गया, ये बच गया।
अब प्लस इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं बन रहा है, 2x और 3 -3 में कोई कॉमन नहीं है, तो केवल 1 कॉमन ले लो। ठीक है, तो बचा कितना यहाँ पे, वही बचा रह जाएगा 2x - 3 इज इक्वल टू में 0। अब ध्यान से देखिए, अगर आपका सॉल्यूशन सही है ना, तो आपको यहाँ पे जो चीज़ें मिलेंगी ये सेम सेम देखने को मिलेंगी। ठीक है ना, कुछ अलग नहीं मिलेगा। तो ये जो सेम सेम चीज़ें दिख रही इनको भी बाहर कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा आपके पास 2x - 3, और बचेगा क्या, यहाँ पे बच गया 3x और यहाँ पे बच गया प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। स्टेप मैंने बताया था, तो उसमें बताया था कि आपके सामने दो फैक्टर आ जाएंगे, तो एक फैक्टर ये हो गया और एक फैक्टर ये हो गया। ठीक है ना, तो ये दो फैक्टर आ गए ना, इन दोनों फैक्टर को बारी बारी से 0 के इक्वल लिखो। तो एक बार इसको 0 के इक्वल लिखो, 2x - 3 इज इक्वल टू 0, और एक बारी 3x + 1 इज इक्वल टू 0 लिखो। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, x की वैल्यू सॉल्व करके बताइए। 3 इधर जाएगा प्लस 3 इधर डिवाइडेड बाई 2, तो 3/2 आ जाएगा। यहाँ पे x कितना आ जाएगा, 1 राइट साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा, अपान 3 जो है मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, -1/3। तो दो सॉल्यूशन आ गए ना, इन्हीं को बोला जाता है अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा आपका आ गया 3/2, बीटा आपका आ गया -1/3। अच्छा, एक चीज़ से कभी घबराना नहीं है कि अल्फ़ा किसको माने बीटा किसको माने, आप किसी को भी मानिए, चाहे इसको अल्फ़ा इसको बीटा भी मान सकते हैं, आंसर आपका सेम रहेगा। ठीक है ना, तो हमारे ये दो सॉल्यूशन निकल करके आ गए हैं। अब हम इनको क्या करते हैं, थोड़ा वेरीफाई भी कर लेते हैं कि ये क्या होगा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा निकालिए सबसे पहले, तो चलो मैं यहाँ निकाल देता हूँ। तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, 3/2 अल्फ़ा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू इंटू कीजिए -1/3, सॉल्व कीजिए, 3 से 3 गया तो आ गया कितना, -1/2। इसको ज़रा चेक कीजिए, वेरीफाई भी करने को बोला था ना। तो फार्मूले से कितना होता है हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा, C/, कितना, ये रहा स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा, एक सेकेंड, कितना होता है, C/A होता है ना। तो C की वैल्यू कितनी है, -3। तो देखिए, तो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है हमारा C/A। तो C की वैल्यू कितनी है, -3, अपान A की वैल्यू कितनी है, 6। तो 3 2 जा 6, -1/2। देखिए, इस तरह से भी यही आया, इस तरह से भी आया, इसका मतलब हमारा आंसर हो गया वेरीफाई। ठीक है ना, अब अल्फ़ा प्लस बीटा भी निकाल लेते हैं, यही निकाल देता हूँ मैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे करके यहाँ, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये देखिए कितना आएगा, 3/2 और प्लस -1/3, ये करना है। 3 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 3 जा तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 2 जा तो माइनस का 2 आ जाएगा। ये आप सॉल्व कीजिएगा, तो 9 में से 2 गया 7/6, ये आ गया 7/6। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करके एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। सॉरी, तो देखिए, x का कोफिशिएंट लेना होता था, स्टैंडर्ड फॉर्म हमने यहाँ लिखा हुआ है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a है। तो -b/ कितना हो जाएगा, माइनस एक फार्मूले वाला पहले से रहेगा, और b की वैल्यू कितना आ जाएगी, -7, तो माइनस इंटू माइनस +7 हो जाएगी, अपान a की जगह 6 आ जाएगी। तो देखिए 7/6 यहाँ पे भी आ रहा है और 7/6 हमारा यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, हो गया हमारा आंसर वेरीफाई। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहाँ तक रखते हैं। ठीक है, इसे अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में केवल इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, ये फिर चैप्टर समाप्त हो जाएगा हमारा। ठीक है, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।